नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। अपनी पहली विदेश यात्रा के दौरान श्रीलंका के नए राष्ट्रपति भारत पहुंचे हैं, जहां पर पीएम मोदी के साथ उनकी खुशनुमा माहौल में बातचीत हुई है। दोनों देशों की इस बातचीत के दरमियान, इस यात्रा के दरमियान किन मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है, इस खबर को दिखाएंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। संसद में हो रही संविधान पर आखिर किस बात पर आज एक तरीके से टीका टिप्पणी देखने को मिली। होगी बात उत्तर प्रदेश के संभल के मुद्दे पर हो रही सियासत की भी। दिखाएंगे खबर नेहरू की चिट्ठियों पर मचे घमासान। इसके अलावा भी होगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। भारत श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय वार्ता। पीएम मोदी ने दिया भरोसा, भरोसेमंद और विश्वसनीय पार्टनर बना रहेगा भारत। श्रीलंका ने कहा, भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे अपनी जमीन। राज्यसभा में संविधान पर चर्चा में खूब चले सियासी तीर। वित्त मंत्री ने कहा, कुर्सी बचाने के लिए कानून में संशोधन करना कांग्रेस का असली चेहरा। खड़गे ने कहा, जो देश के लिए लड़े नहीं वो आजादी और संविधान का महत्व क्या समझेंगे। ईवीएम के मुद्दे पर फिर घिरी कांग्रेस। उमर अब्दुल्ला के बाद टीएमसी ने भी किया किनारा। अभिषेक बनर्जी ने कहा, मुझे नहीं लगता आरोपों में कुछ दम है, केवल बयानबाजी से कुछ नहीं होगा। संभल में प्राचीन मंदिर के पास के कुएं में खुदाई में मिली मूर्तियां। यूपी विधानसभा में भी गूंजा संभल का मसला। योगी ने कहा, विपक्ष तय करे कि आक्रांताओं को अपना आदर्श मानते हैं या रामकृष्ण बुद्ध की परंपरा को। नवंबर महीने के आयात निर्यात के आंकड़े जारी। सरकार को भरोसा, इस साल के लिए $800 अरब के निर्यात लक्ष्य को आसानी से पार कर लेगा भारत। आप देख रहे तभी सुर्खियां। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। पड़ोसी देश श्रीलंका में बीते महीने हुए चुनाव में जीत के बाद वहां के राष्ट्रपति अपनी पहली विदेश यात्रा के तहत भारत पहुंचे हैं। राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायका ने कहा है कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किसी भी गतिविधि में नहीं होने देंगे। पीएम मोदी ने भी कहा, श्रीलंका को हर प्रकार की सहायता उपलब्ध कराने की भारत लगातार तैयार है। दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने पर भी सहमति बनी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति बनने के बाद पहली आधिकारिक विदेश यात्रा में भारत आए अनुरा कुमारा दिसानायके। नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। रिश्तों में हुई प्रगति की समीक्षा के साथ साथ दोनों देशों ने सहयोग की नई संभावनाओं की भी पहचान की। भारत ने श्रीलंका के जाफना और ईस्टर्न विश्वविद्यालय के 100 छात्रों के लिए वार्षिक वित्तीय सहायता और माहू अनुराधापुर रेलवे सिग्नलिंग परियोजना के लिए $14.9 मिलियन की अनुदान सहायता का ऐलान किया। साथ ही दोनों देशों में आय पर करों के संबंध में राजकोषीय चोरी की रोकथाम और दोहरे कराधान से बचने और श्रीलंकाई सिविल सेवकों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम पर समझौतों का आदान प्रदान भी हुआ। अगले 5 वर्षों में श्रीलंका को 1500 सिविल सर्वेंट्स को भारत में प्रशिक्षण दिया जाएगा। हाउसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ श्रीलंका में कृषि, डेयरी और फिशरीज के विकास के लिए भी भारत सहयोग देगा। पीएम ने दोनों देशों के बीच भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए कहा कि भारत ने अब तक श्रीलंका को $5 अरब की लाइंस ऑफ क्रेडिट और अनुदान सहायता प्रदान की है। दोनों देशों के बीच इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कनेक्टिविटी और मल्टी प्रोडक्ट पेट्रोलियम पाइपलाइन स्थापित करने पर काम किया जाएगा। सामपुर सोलर पावर प्रोजेक्ट को गति दी जाएगी। साथ ही श्रीलंका के पावर प्लांट्स के लिए एलएनजी सप्लाई की जाएगी। द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए
दोनों पक्ष एकता को जल्द संपन्न करने का प्रयास करेंगे। दोनों देश मछुआरों की आजीविका को लेकर मानवीय दृष्टिकोण अपनाने और रक्षा सहयोग समझौते को जल्द अंतिम रूप देने पर भी सहमत हुए। हमने श्रीलंका में रिकंस्ट्रक्शन और रिकंसिलिएशन पर भी बात की। राष्ट्रपति दिसानायक ने अपने समावेशी दृष्टिकोण के बारे में मुझे बताया। हम आशा करते हैं कि श्रीलंका सरकार तमिलों की आकांक्षाओं को पूरा करेगी और श्रीलंका के संविधान के पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन और प्रोविंशियल काउंसिल इलेक्शन कराने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने अपनी धरती को भारतीय हितों के खिलाफ इस्तेमाल न होने देने का आश्वासन दिया। उन्होंने आर्थिक संकट के समय मिली भारतीय सहायता पर आभार जताया। We faced an unprecedented economic crisis some 2 years ago, and India supported it immensely to come out of that quagmire. And it has also helped us immensely after that, especially in the debt restructuring process. इससे पहले राष्ट्रपति भवन में अतिथि राष्ट्रपति का औपचारिक स्वागत हुआ और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन भी किया। अमृतपाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आपको बताते हैं कि भारत और श्रीलंका के लिहाज से आज का दिन कैसे खास रहा, क्योंकि श्रीलंका के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दरमियान किन बड़ी बातों पर सहमति बनी है, ये आपको सिलसिलेवार तरीके से जिक्र करते हैं। ये तस्वीर भी आज की है प्रधानमंत्री मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति के बीच में। जिन मुद्दों पर बनी है सहमति, उसमें राजनीतिक आदान प्रदान को आगे बढ़ाने की बात हो, विकासात्मक सहयोग में भारत द्वारा श्रीलंका को सहयोग देना हो, या फिर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की बात हो, साथ ही साथ ऊर्जा विकास को लेकर भी सहयोग आगे बढ़ाने पर सहमति बनी। इसके साथ साथ शिक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी सहयोग को आगे बढ़ाने पर दोनों नेताओं ने सहमति जताई है। साथ ही साथ व्यापार और निवेश को कैसे बढ़ाया जाए, उस पर भी विस्तार से बातचीत के बाद सहमति बनी है। सांस्कृतिक और पर्यटन के क्षेत्रों में सहयोग को कैसे आगे बढ़ाना है, उस दिशा को जमीन पर कैसे उतारना है, उस पर बात हुई। इसके अलावा विकास के साथ साथ हाइड्रोग्राफी को लेकर भी विकास की बात हुई है कि किस तरीके से इस दिशा में आगे बढ़ा जाए। ये तमाम वो मसले हैं जिन पे सहयोग को आगे बढ़ाने की बात हुई। इसके अलावा रक्षा सहयोग हो, संयुक्त सैन्य अभ्यास हो, समुद्री निगरानी हो, सैन्य क्षमता निर्माण हो, या फिर प्रशिक्षण की बात हो, या सैन्य के क्षेत्र में, इन तमाम मसलों को लेकर जो बातचीत हुई उसके बाद में सहमति बनी कि इन दिशा में हमको आगे बढ़ना है। भारत श्रीलंका के संबंध के लिहाज से अगर बात की जाए तो भारत की पड़ोसी पहले और सागर डॉक्ट्रिन का जो विजन है भारत का, उसमें श्रीलंका का अहम स्थान है। पड़ोसी पहले क्योंकि सबसे करीबी पड़ोसी के तौर पे है, और सागर डॉक्ट्रिन जिसके तहत हम अपने पड़ोसियों के साथ में कैसे सामुद्रिक सुरक्षा में आगे बढ़ेंगे, उसमें श्रीलंका का एक अहम योग तरीके से मौजूदगी है। अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 से अब तक 3 बार श्रीलंका का दौरा किया है। प्रधानमंत्री की यात्राएं 3 बार श्रीलंका हो चुकी है। इसका भी जिक्र करते हैं आपसे, जल्दी से तथ्यों को आगे बढ़ाते हैं और जिक्र करते हैं कि कब कब प्रधानमंत्री पहुंचे थे। पहली यात्रा उनकी 2015 में हुई थी, मार्च 2015 में, उसके बाद मई 2017 में गए थे। जून 2019 में भी प्रधानमंत्री मोदी ने ये 3 मौकों पर श्रीलंका की यात्रा की है, और ये अपने आप में इन संबंधों को आगे बढ़ाने के लिहाज से महत्वपूर्ण रही है। 28 साल के बाद 2015 में जब पीएम मोदी गए थे तो वो एक दरमियान 28 साल का एक अंतराल था जिसके बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की श्रीलंका यात्रा हुई थी द्विपक्षीय तौर पर, तो वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण था 2015 की यात्रा। उसके बाद से अगर देखा जाए तो संबंधों में काफी आगे बढ़ते हुए दोनों देश नजर आए। जून 2024 में प्रधानमंत्री मोदी का जो शपथ ग्रहण समारोह था, उस वक्त श्रीलंका के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर आए थे और वो उस कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। ये दिखाता है कि किस प्रकार से दोनों देशों के बीच में घनिष्ठता के साथ आगे बढ़ने को लेकर प्रतिबद्धता भी दिखाई पड़ी थी। व्यापारिक संबंधों की बात की जाए तो भारत है श्रीलंका के सबसे बड़े व्यापार साझेदारों में से एक, क्योंकि जो श्रीलंका के व्यापारिक साझेदार है उसमें सबसे महत्वपूर्ण या बड़े साझेदारों में भारत एक अहम स्थान रखता है। अगर बात की जाए 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार के लिहाज से $5.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का यह द्विपक्षीय व्यापार रहा है, जो बताता है कि अपने आप में, हालांकि इसमें पोटेंशियल बहुत है, लेकिन फिर भी अपने आप में एक सिग्निफिकेंट नंबर दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे भारत का निर्यात $4.1 बिलियन था, तो वहीं श्रीलंका का निर्यात $1.4 बिलियन था। मिला के ये $5.5 अमेरिकी बिलियन के लिहाज से द्विपक्षीय व्यापार पिछले साल में रहा है।
भारत है श्रीलंका में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत और 2023 तक 2.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश भारत की ओर से श्रीलंका में किया जा चुका है। तो हम व्यापारिक रिश्तों के लिहाज से हम जिक्र कर रहे हैं कि कैसे दोनों देशों में आपसी संबंधों में आगे बढ़ने को लेकर कैसे आगे काम हुआ है। श्रीलंका को भारत की ओर से जो सहयोगात्मक एक विकास का सहयोगात्मक अपेक्षा है उसमें क्या काम हुआ उसका जिक्र करते हैं। भारत का सहयोग रियायती ऋण हो या फिर स्वैप समझौते हों, इसके तहत 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर भारत की ओर से क्रेडिट लाइन कहीं ना कहीं श्रीलंका को दी गई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। अनुदान के रूप में भी लगभग 600 मिलियन डॉलर की सहायता भारत की ओर से श्रीलंका को दी गई है। खास तौर से जब श्रीलंका में क्राइसिस आया उस वक्त भारत ने एक बड़ा एक तरीके से पहल की थी। वो अपने आप में कोशिश भारत के द्वारा श्रीलंका के लोगों के लिए वो अपने आप की उसकी सराहना सभी जगह देखने को मिलती है। तो ये हम लगातार सहयोग का जिक्र कर रहे हैं कि कैसे ये लगातार हुआ है। इसके तहत कौन कौन से क्षेत्र हैं? बुनियादी ढांचा, आवास, स्वास्थ्य, आजीविका, पुनर्वास, शिक्षा, उद्योग और इन तमाम क्षेत्रों में भारत का सहयोग लगातार एक विकासात्मक सहयोग के तौर पर श्रीलंका के साथ बना हुआ है। 2022 में आर्थिक संकट के समय 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता भारत की ओर से श्रीलंका को दी गई थी, जो उस वक्त बहुत जरूरी था श्रीलंका के हालात को स्थायित्व प्रदान करने के लिए, और भारत ने एक बड़ा पहल किया था। रक्षा सहयोग के लिहाज से अगर बात की जाए तो दोनों देशों के बीच में है मजबूत रक्षा संबंध और एक समझ विकसित हुई है बीते तमाम दशकों में। उसका एक असर भी जमीन पे दिखाई पड़ता है। सुरक्षा चिंताएं हो एक दूसरे देशों की या फिर चुनौतियां हो, इसके लिए सेनाओं के दोनों देशों की जो सेनाओं हैं उनके बीच में घनिष्ठ सहयोग और एक समन्वय दिखाई पड़ता है, जो कि अपने आप में एक महत्वपूर्ण सहयोगी के तौर पर यह जमीन पे इसको उतारा गया है। श्रीलंकाई सशस्त्र बलों को प्रशिक्षण देने में भारत अग्रणी देश की भूमिका निभाता है। वहां की सैन्य क्षमताओं को निर्माण करने के लिहाज से भारत ने प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक बड़ा योगदान दिया है। तो श्रीलंका की क्षमता निर्माण को लेकर जल्दी से तथ्यों की अगर बात की जाए तो ये अपने आप में हम तमाम चीजों का जिक्र किया था कि कैसे यहां पर श्रीलंका के राष्ट्रपति के माध्यम से जो उनकी यात्रा हुई है आज के दिन कई एक समझौते पे आगे बढ़ने को सहमति बनी है और यहां से कैसे आगे बढ़ा जाए। अगली खबर की ओर अगर हम रुख करें तो हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किस प्रकार से संसद के लिहाज से हम बात करते हैं कि संसद में जो लगातार चर्चाएं चल रही हैं, जिसमें राज्यसभा में जो संविधान को लेकर चर्चा हुई वो बेहद महत्वपूर्ण। राज्यसभा में संविधान पर आज चर्चा आरंभ हुई तो सरकार की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चर्चा की शुरुआत की। तो कांग्रेस की ओर से विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कमान संभाली। बीजेपी की ओर से कांग्रेस और उसके शासनकाल में संविधान के साथ हुए छेड़छाड़ का मुद्दा जोर शोर से उठाया। तो उधर कांग्रेस ने अपने समय के कामों को गिनाने में कोर कसर नहीं छोड़ी है। दोनों ओर से जमकर शब्दबाण आज राज्यसभा में चले हैं, लेकिन शोर शराबा भी खूब देखने को मिला। कैसे रहा ये संविधान पर चर्चा, देखिए इस रिपोर्ट में। राज्यसभा में संविधान पर जोरदार बहस, सत्ता और विपक्ष एक दूसरे पर आक्रामक। राज्यसभा में देखने को मिल रहा बहस और विमर्श। अमूमन राज्यसभा में सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव ही नजर आता है। संविधान पर हो रही चर्चा में भी सत्ता और विपक्ष के बीच आक्रामकता देखने को मिल रही है। राज्यसभा में संविधान पर शुरू हुई चर्चा की शुरुआत सत्ता पक्ष की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। तो वहीं विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सत्ता पक्ष का पलटवार किया और कांग्रेस की पुरानी उपलब्धियां गिनाई। 39th Constitutional Amendment Act 1975, again valid retrospectively, which added Article 392A to the Constitution. What did it say? It said elections to the President, Vice President, Prime Minister and Lok Sabha Speaker cannot be challenged in any court in the country, and it can be done only before a parliamentary committee. नेहरू जी ने आधुनिक भारत की नींव रखी, शास्त्री जी ने हरित क्रांति की बुनियाद रखी, इंदिरा जी ने देश को परमाणु शक्ति से संपन्न बनाया, सामाजिक न्याय के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम दिया। राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि मोरारजी देसाई की सरकार में 42वें संविधान संशोधन को 44वें संविधान संशोधन से बदलने का काम किया गया था। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए प्रजातंत्र का गला घोटने का काम किया था। आपको जनता ने हरा दिया था। श्रीमती इंदिरा गांधी was no more the prime minister, and when she was the prime minister, तब उन्होंने हर तरीके से प्रजातंत्र को रोकने का, गला घोटने का काम श्रीमती गांधी ने किया था। लोकसभा की तरह ही राज्यसभा में वक्ताओं की लंबी फहरिस्त है।
एनडीए और इंडी गठबंधन के अलावा अनेक क्षेत्रीय दलों के सांसदों को भी संविधान पर चर्चा में भाग लेने का मौका मिलेगा। उम्मीद की जा रही है कि मंगलवार को दोपहर बाद राज्यसभा में चर्चा पूरी हो जाएगी। राज्यसभा में सत्ता और विपक्ष संविधान के नाम पर दोनों चर्चा को रजामंद हुए। विपक्ष ने जहां अपने अतीत के पन्नों को समेटने की कोशिश की, वहीं पर सत्ता पक्ष ने विपक्ष के अतीत को कुरेदने की कोशिश की। वाकई संसद में बहस विमर्श और वोट के लिए ही जगह होनी चाहिए। तकरार और रार से चीजें बिगड़ती हैं, बनती नहीं हैं, ये एक बार फिर साबित हुआ। कैमरामैन आशीष और अपने सहयोगी ऋषि कुमार, कुमार आलोक और शैलेंद्र मिश्र के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। तो संसद की इसी बड़ी खबर पे अब हम करेंगे चर्चा। इसी से जुड़ा है हमारा विशेष भी, संसद, संविधान और सियासी तकरार। तो ये अपने आप में आज का हमारा विशेष है। इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ा हुआ। उनका परिचय आपसे कराते हैं। धनंजय गिरी जी है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा राहुल लाल हैं, जो कि कांग्रेस समर्थक राजनीतिक विश्लेषक हैं। वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए। आप तीनों को बहुत बहुत स्वागत है। राहुल लाल जी, एक बार फिर से लोकसभा की तरह ही राज्यसभा में भी जब संविधान की परतें पलटी गई तो कई ऐसे स्याह पहलू निकल के आए जहां पे कांग्रेस कहीं ना कहीं एक कटघरे में खड़ी होती दिखाई पड़ी है, क्योंकि ये चर्चा में कई ऐसे मुद्दे आज फिर से देखने को मिले हैं। राहुल जी, संभवतः आप म्यूट पे हैं, आप अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आवाज आ रही है आर्यन जी? आपकी आवाज आ रही जी, अपनी बात रखें आप। हाँ आर्यन जी, मैं कह रहा हूं कि लोकसभा में जो 2 दिन की चर्चा हुई, या फिर आज राज्यसभा में जो वित्त मंत्री जी ने तमाम जो स्टेटमेंट दिए, या फिर जेपी नड्डा जी ने जो तमाम बयान दिए, उसके केंद्रीय विषय वस्तु में क्या था? उसके केंद्रीय विषय वस्तु में वो 75-76 वाला जो आपातकाल की स्थिति थी, जो 21 महीने का समय था, वो केंद्रीय विषय वस्तु बना हुआ था और उसका चर्चा वो बार बार कर रहे थे। लेकिन उस चर्चा से निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा था? जो घटनाएं उस समय की सुनाई जा रही थी, उन घटनाओं को लोगों ने 2014 से 2024 के दरमियान भी अभी हम लोग देख रहे हैं। हम लोगों ने तो वो भले ही कांग्रेस के स्याह पृष्ठों की वो चर्चा करते हैं, आपातकाल की 1975 के आपातकाल की चर्चा करते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक चर्चा का विषय वस्तु बन जाता है 2014 से 2024 तक की अब तक की अघोषित आपातकाल की स्थितियां, कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस को कैसे बाहर आकर निकलकर कहना पड़ा उनके ऊपर कि उनके ऊपर दबाव की स्थिति है। स्वतंत्र भारत में यह कभी नहीं हुआ था। जिस राज्यसभा में आज वहां पे डिबेट काफी अच्छे से हुई, खुशी हुई देखकर कि वहां पे राज्यसभा में टकराहट की स्थिति खत्म हुई, लेकिन सोचिए वहां पे धनखड़ जी के ऊपर ही विपक्ष को कैसा आरोप लगाना पड़ा और अविश्वास प्रस्ताव लेके आना पड़ा हुआ है। तो स्वतंत्र भारत में यह स्थितियां भी पहली बार हुई हैं। तो पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से संविधान को एक तरह से रौंदा गया, या अभी भी वो घटनाएं चल रही हैं, उस परिप्रेक्ष्य में लोग काफी अच्छे से इस डिबेट को देख भी रहे हैं और समझ में भी आ रहा है। ये आर्यन जी, धनंजय गिरी जी, बीते 10 वर्षों में, एक दशक में मोदी सरकार के आने के बाद में आप लोगों ने अघोषित आपातकाल लगा दिया। उन्होंने तो घोषित लगाया था, कह के लगाया था, आप लोगों ने अघोषित लगाया हुआ, ये आरोप लगा रहे हैं आप पे। अरे तो जी, आज जिसको मन कर रहा है वो कह रहा है कि आपातकाल लग गया। आपातकाल के समय में आप बोलते ही आपको आफत आ जाती थी, तो आपातकाल नहीं था। पंडित नेहरू को बजरूर सुल्तानपुरी ने लिखा, हिटलर का चेला 18 महीना जेल रह के आए। आप जिसको मन करे गोदी मीडिया कह दीजिए, आप जिसको मन करे बाइकाट कर दीजिए। विपक्ष के पास असहमतियां इतनी है कि पत्रकारों को झेलने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस के इतिहास इतने काले हैं कि अब थोड़ी सी कालीन उठाइएगा, काय करने लगेंगे। इनके इतिहास को अगर आप कुरेदने का प्रयास करेंगे, आप पूछिएगा 51 बक्से नेहरू म्यूजियम से कहां चले गए, तो इनको दिक्कत है। कांग्रेस ने इस देश को अपनी बपौती समझा है और पूरा भारत ने दुनिया के इतिहास में 5 पीढ़ियों से एक परिवार का पार्टी एक पांवपोच बनी हुई है। ये तो ना तो लोकतंत्र के लिए सही है, ना लोक लज्जा के लिए ठीक है। और आप बताएं, कोई क्या दुनिया में ऐसा राजनीतिक दल हो सकता है जो एक परिवार का पांवपोच बना हुआ, और कोई भी स्वतंत्र चेतना का व्यक्ति क्या इसको अपना राजनीतिक कार्यकर्ता मानेगा? आप देखिए, पिछले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दिए गए संविधान की ताकत है कि चांदी का चम्मच लेकर 5 पीढ़ियों से पैदा होने वाले आज चाय का केतली थामे हुए एक व्यक्ति के सामने खड़ा होने में शर्मसार महसूस कर रहे हैं। आज सच का सामना नहीं कर पा रहे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि जो पीढ़ियां अपना इतिहास नहीं जानती वो अपना भविष्य नहीं बना सकती है। लेकिन अब जब इतिहास बर्बाद करेंगे तो आप कहेंगे अघोषित। कहने के लिए कुछ भी कह लीजिए, आप स्वतंत्र हैं। हम असहमतियों के सम्मान को लोकतंत्र समझते हैं। राहुल जी, मैं आता हूं आपके पास। राहुल जी, मैं आता हूं आपके पास। धनंजय जी, आपके पास भी आता हूं। एक सेकंड बस जी।
कितनी बातें राहुल जी ने कही, मैंने कितना ध्यान से इनको सुना, लेकिन जैसे ही कांग्रेस के साथ आने लगा बुलाने लगे, चिल्लाने लगे। यही दिक्कत है कांग्रेस की। कांग्रेस की बेसिक दिक्कत ये है कि जो पहले कहा जाता था कि न खाता न बही, जो काका का है वो सही। ये अलग बात है, काका भी के पिछड़े परिवार से आते थे तो उनकी भी धोती पटक करके उनको बाथरूम में कांग्रेस ने बंद किया अपने अध्यक्ष को, और उनके फोटो भी नहीं लगने दी। यही कांग्रेस का एक्चुअल कल्चर है। ठीक है विजय जी, ठीक है विजय जी, राहुल जी आपके पास, राहुल जी मैं आ रहा हूं आपके पास। राहुल जी एक सेकंड, बहुत अच्छी चर्चा आपने भी कहा ना राज्यसभा में हुई, तो यहाँ भी चर्चा होने दीजिए ना, अच्छा लगेगा, सभी लोग बोलेंगे। विजय जी देखिए मुस्कुरा रहे हैं कितने अच्छे से। विजय जी सवाल ये है कि हम बहुत खुश होते हैं कि एक भारत जीवंत लोकतंत्र की तरीके से है। 7.5 दशक का हमारा एक सफलतापूर्वक सफर है, जब हम कभी भी किसी देश के साथ तुलना करते हैं तो हम बड़ा गौरव महसूस करते हैं। लेकिन जब छोटे छोटे उन स्याह पहलुओं को खोलते हैं तो क्या ये हमारा सर कई बार शर्म से झुकता है जब हमने अतीत में कई ऐसी घटनाएं देखी हैं? आपको लगता है कि उन चीज़ों को भी कहीं ना कहीं लगातार चीजें सामने आती हैं तो बड़ा खराब लगता है कि साहब लोकतंत्र के इस पूरे सफर में ये अध्याय भी थे? बिल्कुल आर्येंद्र जी, जब हम बार बार चर्चा करते हैं, अभी राहुल जी ने भी चर्चा की कि आपातकाल और अघोषित आपातकाल, इसका सिर्फ मतलब ये कि हमने आपातकाल को समझा नहीं है। जिन लोगों ने आपातकाल को झेला है, जिन लोगों ने आपातकाल को जिया है, उस दौर को, 19 महीने, वो शायद इस बात का जिक्र नहीं करेंगे कि आज अघोषित आपातकाल है या आपातकाल नहीं है, या आपातकाल किस तरह से चल रहा। मुद्दा यह है कि कहा जा रहा, बड़ी चर्चा हुई कि इतिहास के मुर्दे गड़े, मुर्दे आप उखाड़ रहे। सबसे सच बात यह है कि इतिहास नया लिखने के लिए इतिहास को समझने की जरूरत है, समझे? तो जब तक आप उस इतिहास को नहीं समझेंगे तो उन गलतियों को सुधारने के लिए भी इस सब की जरूरत होती है कि किस तरह से आप काम कर रहे हैं। और ये शर्मिंदगी का चैप्टर तो बहुत सारी डिबेट इस पर हो चुकी है। 42nd जो अमेंडमेंट है उसकी बात बहुत हो गई, लेकिन उससे पहले 38, 39 अमेंडमेंट की चर्चा नहीं हुई। कल शायद प्रधानमंत्री जी ने उसकी चर्चा की थी, 39 अमेंडमेंट की। उसकी चर्चा राहुल जी को भी समझनी चाहिए कि 39 अमेंडमेंट में जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति के चुनावों को चुनौती नहीं दी जा सकती, ये बदलाव किया था, और वो भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। तो इस तरह के बदलाव भी वहां पर किए गए। और जो 42वां संशोधन है वो तो सब लोगों को पता है कि किस तरह से हुआ। 19 महीने में लाखों लोग जो जेलों में रहे, वो भी सबको पता है कैसे परिवार और ये सब बर्बाद किया गया। लेकिन मैं समझता हूं आज इस बहस का मौका ये है कि हम, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2047 का विकसित भारत, तो इस संविधान से हम 2047 का विकसित भारत कैसे बना सकते हैं, इस संविधान का इस्तेमाल कैसे हो, इस पर चर्चा यदि सरकार की तरफ से भी और विपक्ष की तरफ से भी होती तो शायद ज्यादा मजबूत और ज्यादा बेहतर हम आगे निकल पाते कि हम फ्यूचरिस्ट अप्रोच के साथ कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और लेटर एंड स्पिरिट जो कॉन्स्टिट्यूशन की है उसको लेकर हम चर्चा नहीं कर रहे, बहुत छोटी छोटी बातों पर कुछ अभी हम लोग पॉलिटिकल जो हमारे डिविडेंड है ना उसी पर लगे हुए हैं। संविधान की चर्चा की ऐतिहासिक मौका, और वो भी कांग्रेस की डिमांड पर मिला है जी। मैं तो कल हैरान था कि जो विपक्ष के नेता हैं हमारे राहुल जी, वो 20 मिनट बोले। उनको तो सरकार के लिए 20 सवाल खड़े करने चाहिए थे। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और आपने कहा कि पॉलिटिकल स्कोर करने की कोशिश ज्यादा नजर आ रही है, हमने लोकसभा में भी देखा। राहुल जी आप कह रहे थे कि अघोषित आपातकाल मौजूदा वक्त में चल रहा है। लोकसभा की हम पूरी बहस सुन चुके हैं 2 दिन की, राज्यसभा का भी आज एक पूरा दिन हुआ हमने देखा। लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि ये आरोप लगाना, लेकिन तथ्यों के साथ आरोप लगाना, वो दोनों में अंतर होता है। बीजेपी जब आप पे आरोप लगाती है तो साहब वो कहते हैं साहब आपने ये किया, और वो अपने आप में तथ्य है, अपने आप में दिखाई पड़ता है। आप जब कहते तो वो एक साल खाली आरोप तक रुक जाता है, उसमें प्रूफ नहीं दिखाई पड़ता है। ये समस्या दिखाई पड़ रही है राहुल जी। नहीं आर्यन जी, पर्याप्त प्रूफ है। देखिए अगर कोई मानने के लिए तैयार ना हो तो फिर क्या किया जा सकता है। मैं विजय जी के इस बात को जैसे प्रूफ, जैसे मैं आप ही के बात को ले रहा हूं और विजय जी के उदाहरण को भी आगे बढ़ा रहा हूं। विजय जी ने बिल्कुल सही कहा कि वर्तमान और भविष्य को अच्छा करने के लिए हमें इतिहास को समझने की जरूरत है। और मैं वही चीज कह रहा हूं कि जो इतिहास के जो पल हैं, चाहे वो सुखद पल हो या दुखद पल हो, उन पलों की चर्चा हो रही है। और जिसमें 1975 का आपातकाल काफी महत्वपूर्ण है, उसकी चर्चा भारतीय जनता पार्टी बहुत जोर शोर से कर रही है। लेकिन जब वही परिस्थितियां अभी भी अगर हम लोगों को दिखें, उन चीजों को समझने से, गहराई के साथ उसमें डुबकी लगाने के बाद, हम लोगों ने अभी महाराष्ट्र के प्रकरण में क्या देखा, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि जो वहां के राज्यपाल महोदय, उनकी भूमिका असंवैधानिक थी। कहा कि नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने। तब अब इस तथ्य को कोई ना माने। प्रथम इस देश में, स्वतंत्र भारत में पहली बार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने, जो कि संसद का सामना कर रहे हैं, लेकिन
उन्होंने प्रश्नकाल के किसी भी एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। चंद्रशेखर जी ने तो संसद का सामना नहीं किया था। तो क्या यह तथ्य बिल्कुल गलत तथ्य है? जब लोकसभा में जब संसद में संविधान के ऊपर गंभीर विमर्श की प्रारंभ हुई, उस दिन प्रधानमंत्री प्रयागराज में से नौका विहार करते हुए दिखे। तो प्रधानमंत्री कितने गंभीर है इस चीज के लिए? मुझे तो गंभीरता नहीं दिखी। लगातार केवल कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाने से क्या चीजें तय होंगी? और जबकि इस समय जो विपक्ष आरोप लगा रहा है उन एक आरोपों में काफी ज्यादा राहुल जी, लेकिन आप भी तथ्य नहीं दे रहे हैं, प्रूफ नहीं दे रहे हैं, आप भी आरोपी लगा रहे हैं और वही यही बात आरोप आप बीजेपी भी लगा रहे हैं। धनंजय जी कुछ कहना चाहते हैं? राहुल जी आ रहा हूं आपके पास। धनंजय जी आपको आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं। जी धनंजय जी, वो कह रहे हैं कि साहब आप लोग लगातार सिर्फ कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, अपना अच्छा नहीं आपके पास में। अरे तो जी, संवैधानिक संकट पैदा करना भी संविधान पर एक संकट ही है। विपक्ष संवैधानिक मर्यादा का हनन हुए संविधान पर बहस की मांग कर रहा है, और बहस में राहुल जी 20 मिनट बोले और क्या बोले। कहते हैं ना, नानक ने कहा है कि एक ने कही दूजे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी। अब वो ज्ञानी ही उस ज्ञान परम ज्ञान को समझ सकता है कि 5-6 साल काल में युवा हो जाता है तो एकलव्य का अंगूठा और तमाम तरह की बातें। राहुल गांधी को कहना, मैंने कहना नहीं चाहिए एलोपी है, लेकिन एलोपी होना, बुद्धि का लोप होना गलत। जनता ने समझ लिया है। नहीं धनंजय जी, राहुल गांधी, धनंजय जी, राहुल जी एक सेकंड, राहुल जी एक सेकंड, धनंजय जी, राहुल गांधी ये कह रहे थे कि आप जो देश का आम व्यक्ति है उसका अंगूठा काट के उसको एक तरीके से बहुत पीछे ले जा रहे हैं, विकास से वो पीछे रह जा रहा है, वो ये आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। इसीलिए जो गर्दन काटने वाले लोग हैं, अगर अंगूठे काटने की बात करें तो जो 80 में मंडल कमीशन आया था वो 90 तक लागू नहीं हुआ, तो दो लोगों ने अंगूठा काटा, दो द्रोणाचार्य हुए, एक इंदिरा गांधी, एक राजीव गांधी, और तीसरे इनके दो लोगों ने अंगूठा काटा। अंगूठा किसने काटा है? पिछड़ों का, दलितों का शोषण किसने किया है? बाबा साहब के दिए गए संविधान से 75 वर्षों तक अगर जम्मू कश्मीर में दलितों को आरक्षण नहीं मिला तो अंगूठा किसने काटा है? ये देश की जनता जानती है। गलत बात है राहुल जी। एक आप अघोषित बातें करते हैं, उस तरह से आप अघोषित पर बीच में बेगानी शादी, अब्दुल्ला दीवाना, आप बीच में बोलने लगते हैं। मैं आपको कितना ध्यान से सुनता हूँ। जी जी बोलिए, आप बोलिए अपनी बात। धनंजय जी अपनी बात रखिए। आपको समय का अभाव है, ठीक है। राहुल गांधी की तरह आप नहीं समझ पाते हैं तो मेरा भी समय ले लीजिए, क्योंकि आप खुद ही कंफ्यूज हैं। ठीक है, धनंजय जी अब वो शांत हो गए, धनंजय जी अब वो शांत हो गए, अपनी बात बोलिए, वक्त पर बोलिए, मुक्त तो सोचिए, मुक्तसर बोलिए, मुक्तसर में अपनी बात कह दीजिए। धनंजय जी रखिए अपना मुद्दे पे आइए, ठीक है, वो शांत हो गए हैं जी, वो शांत हो गए जी। शब्दों को मंत्र रूप में कहना अगर सीख जाइएगा तो मंत्रणा की जरूरत नहीं पड़ेगी, देश समझ जाएगा। लेकिन अगर आप 20 मिनट बोले, आस्तीन चढ़ाते रहे और आस्तीन के भीतर से क्या गायब है आपको पता ही नहीं है, तो देश देखता है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नौका विहार कर, प्रधानमंत्री जब जवाब देने आए तो संसद का समय बढ़ाया गया, प्रधानमंत्री ने इतनी विस्तृत व्याख्या की, और आप सुनिए प्रधानमंत्री जी ने एक एक बात को किस तरह से रखा, और सिर्फ संविधान के इर्द गिर्द ही था कि संविधान में किस कालखंड में क्या हुआ, उसकी कैसी अवहेलना हुई, 104 संशोधन जो हुए हैं उसमें से किन किन संशोधनों को, पहला संशोधन जो पंडित नेहरू ने किया, संविधान ट्रू एंड स्पिरिट में लागू भी नहीं हुआ था, देश का चुनाव भी नहीं हुआ था, वहां से लेकर के इस देश को आप बपौती समझना बंद करिए। आज इस देश आप जागृत हो चुका है, समझ चुका है, और इसी कारण से आप कांग्रेस की स्थिति है कि आप एलोपी, बुद्धि का लोप होना नहीं होता है, और उस बुद्धि के लोप को आप अगर आप उसको चाहना चाहे, एस्टेब्लिश करना चाहे, तो इस देश की जनता को खूब ही समझती है। ठीक है विजय त्रिवेदी जी, जी आप विषय से हमेशा भागते क्यों नजर आते हैं? कांग्रेस पार्टी, आरिंदु जी मैं कह रहा हूं, विजय जी भी भाई साहब जो सवाल उठा रहे हैं कि भाई अगर आप संविधान पर चर्चा करने आए थे तो संविधान पर चर्चा। ठीक है विजय त्रिवेदी जी, सवाल ये है, ठीक है धनंजय जी, राहुल जी एक सेकंड, विजय त्रिवेदी जी सवाल यही है कि आखिर वो संविधान को लेकर जो चर्चा की बात है, क्या वो बेहतर भविष्य के लिए उस दिशा में जाती दिखाई पड़ रही है या फिर एक पॉलिटिकल स्कोर के बीच ही उलझती दिखाई पड़ रही है? विजय जी। आर्येंद्र जी, वही मेरी चिंता थी कि जो बहस हो रही है, पॉलिटिकल स्कोरिंग की जा रही है, वो तो ठीक है, लेकिन क्या इस संविधान बनाई क्यों है? इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, उसको आगे मजबूत करने के लिए, और जो अंगूठा काटने की बात है उन सब लोगों को आगे लाने की बात है, लेकिन हम उस पर बहस नहीं कर रहे, जो जवाब एक दूसरे सत्ता पक्ष और विपक्ष दे रहे हैं। अभी जी राहुल जी ने बात की, बहुत अच्छी बात थी कि राज्यपालों की भूमिका पर चर्चा होनी चाहिए थी, तो ये तो विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी थी ना, कांग्रेस की जिम्मेदारी थी कि राज्यपाल की भूमिकाओं पर चर्चा करें, लेकिन वो कैसे करेंगे? क्योंकि 106 बार राष्ट्रपति शासन कांग्रेस के राज में लगा है, अकेले 55 बार राष्ट्रपति शासन यदि इंदिरा गांधी जी लगाएंगी तो राज्यपालों की भूमिका पर हम चर्चा कैसे करेंगे? राहुल जी, मुश्किल ये है। आज राज्य और केंद्र संबंधों पर चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि किस तरह के जो डबल इंजन की सरकार का एक नारा मौजूदा सरकार का है, तो आप राज्य केंद्र संबंधों की चर्चा पर भी बात कर सकते थे। देश को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों। संसद जो है सर आर्येंद्र जी, कोई जीत का, युद्ध का मैदान नहीं कि जिसमें जीतना है आपको,
वहां जीतने की जरूरत नहीं है, वहां देश को कैसे जिताना है, देश को कैसे आगे बढ़ाना है, इस पर बहस होनी चाहिए। अभी हम सब लोग अपनी जीत कैसे होगी, किस तरह से करेंगे। जो धनंजय जी कहते हैं गला काटने वाले लोग अंगूठा काटने की बात कर रहे हैं, लेकिन अंगूठा काटने वाला तो एक बहुत बड़ा तबका है ना। लेटर एंड स्पिरिट में आर्टिकल, संविधान पर बहस का मतलब केवल संविधान के आर्टिकल्स पर बहस नहीं है। संविधान 140 करोड़ लोगों की आत्मा है। 140 करोड़ लोगों की आत्मा, उसके विकास, उसको आगे बढ़ाने पर चर्चा करें तो ज्यादा बेहतर होता। बिल्कुल, और शायद यही एक अपेक्षा एक आम भारतीय की संसद से है, और शायद वो चर्चा का जो स्तर है, जो एक उच्च स्तर हुआ करता है, उसकी अपेक्षा भी सांसदों से। माफी के साथ, क्योंकि वक्त इतनी अनुमति दे रहा, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। माफी चाहता हूं क्योंकि वक्त इतनी अनुमति दे रहा। और आप आगे बात करते हैं किस तरीके से आगे आपको खबर दिखाएंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के पत्रों पर घमासान मचा हुआ है। क्या है पूरी खबर, इस पे होगी हमारी नजर। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्यात सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्यात भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। विपक्षी इंडी गठबंधन के नेताओं के बीच आपसी खींचतान और ज्यादा खुलकर सामने आने लगी है। इंडी गठबंधन के नेतृत्व को लेकर जब ममता बनर्जी ने अपनी इच्छा जाहिर की तो तमाम सहयोगी दलों के नेताओं ने खुलकर ममता दीदी का समर्थन किया और कांग्रेस पर सवाल खड़े किए। लेकिन अब ईवीएम के मुद्दे पर भी इंडी गठबंधन में दरार पड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस के तमाम जो दलों के द्वारा ईवीएम का जो मुद्दा उठाया जा रहा है उसको लेकर एक तरीके से कहा कि ये गलत है, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम जीतते हैं तो उसको सही मानते हैं, हारते हैं उसको गलत मानते हैं। इस बात को टीएमसी का भी सहयोग मिला। तो किस प्रकार से ईवीएम के मुद्दे पर इंडिया अलायंस में आपसी रार तकरार दिखाई पड़ रही है, देखिए इस रिपोर्ट। इंडी गठबंधन के सदस्यों के बीच विभिन्न मुद्दों पर मतभेद का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। गठबंधन की कमान के मसले के बाद अब ईवीएम को लेकर मतभेद सामने आ गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को खरी खरी सुनाते हुए कहा कि जीते तो ईवीएम ठीक और हारे तो गलत, ये नहीं हो सकता। वहीं टीएमसी ने साफ कर दिया है कि ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को इलेक्शन कमीशन के पास जाना चाहिए और डेमो कर बताना चाहिए कि वोटिंग मशीन हैक कैसे हो सकती है। The EVMs can't only be a problem when you lose the election because they're the same EVMs. So when you get 100+ members of parliament using the same EVMs and you celebrate that as sort of a victory for your party, you can't then a few months later turn around and say, well, actually, hang on, we don't like these EVMs because now the election results aren't going the way we would like them to. जो लोग ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं, अगर उनके पास कुछ है तो इलेक्शन कमीशन को जाके वो डेमो दिखानी चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि ये जो एलिगेशन है इसमें कोई सब्सटेंस है।
उधर महाराष्ट्र में विधान भवन की सीढ़ियों पर महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने सोमवार को प्रदर्शन किया। उन्होंने चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल पर नारे भी लगाए। ये विरोध प्रदर्शन नागपुर के विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के उद्घाटन के दिन आयोजित किया गया था। इसी बीच बीजेपी ने एक बार फिर से कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर ईवीएम पर रोना रोने को लेकर निशाना साधा है। ईवीएम की टेक्नोलॉजी को जो लोग प्रशंसन खड़ा करते रहे, आज तक एक भी ऐसा उदाहरण नहीं पेश कर पाए जहां पे लगता हो कि ईवीएम के कारण कहीं कोई कमी आई है। उन्हीं के घटक दल के ओमर अब्दुल्ला ने उन्हें खरी खरी सुनाई है कि राहुल जी, आपको चुनाव लड़ना नहीं आता है तो ठीकरा आप ईवीएम मशीन के ऊपर मत फोड़े। और लीडरशिप इज अर्न्ड, लीडरशिप इज नॉट डिमांडेड। आपको बता दें कि हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने ईवीएम की विश्वसनीयता और चुनाव नतीजों पर संदेह जताया था और बैलेट पेपर के आधार पर चुनाव कराने की मांग की। पहले भी कांग्रेस और उसकी सहयोगी सपा और शिवसेना उद्धव गुट ईवीएम पर सवाल खड़ा करते रहे हैं। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा और अदालत ने ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर का इस्तेमाल करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि जब वे नहीं जीते तो मतलब ईवीएम में छेड़छाड़ की गई है और जब चुनाव जीत गए तो सब ठीक। देश भर की तमाम अदालतों ने ये मामला खारिज कर दिया है, लेकिन कांग्रेस है कि मानती नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इंडी गठबंधन के सदस्यों के बीच विभिन्न मुद्दों पर आपको बताते हैं किस तरीके से नेहरू को लेकर, उनके खतों को लेकर सियासत तेज हो गई है। वो अपने आप में किस प्रकार से प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनके संबंधित महत्वपूर्ण पत्रों को लौटाने के लिए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के बाद अब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पत्र लिखा गया है। पत्रों को वापस करने की यह मांग प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी के सदस्य, इतिहासकार और लेखक रिजवान कादरी ने की है। आइए जानते हैं नेहरू के इन पत्रों में क्या हो सकता है और नेहरू के पत्र सोनिया गांधी तक आखिर पहुंचे कैसे हैं, उसका सिलसिलेवार तरीके से आपको जिक्र करते हैं। जवाहरलाल नेहरू के खत की बात की जाए तो 51 बक्सों में पंडित नेहरू के लेटर रखे हुए हैं, जो कि उन्होंने तमाम एक तरीके से खत लिखे थे। वो ऐसे 51 बड़े बक्से हैं। ये पत्र पंडित नेहरू ने एडविना माउंटबेटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, जयप्रकाश नारायण और पद्मजा नायडू जैसे तमाम अन्य लोगों के लिए भी लिखे थे, जिसमें विजयलक्ष्मी पंडित, अरुणा आसफ अली, बाबू जगजीवन राम और गोविंद वल्लभ पंत समेत कई दिग्गज हस्तियां थीं जिनको पंडित नेहरू ने खत लिखे थे। एडविना माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी थी, जिनको भी उन्होंने खत लिखे थे। उन खतों में क्या कुछ चीजें हैं, इसका भी जिक्र अपने आप में आना जरूरी है। पंडित नेहरू के ये निजी पत्र बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जो कि संग्रहालय में मौजूदा समय में नहीं है, उसके लिए मांग की गई है। पहले ये पत्र जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल के पास थे, लेकिन उसके बाद से ये नहीं है और इसके लिए ही एक तरीके से खत लिखा गया है इन पत्रों को वापस संग्रहालय में लाने के लिए। साल 1971 में इन पत्रों को नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी को दिया गया था, लेकिन उसके बाद एक तरीके से ये मौजूदा समय में वहां नहीं है। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी के रूप में जाना जाता है और वहां पर ये खत अभी मौजूदा समय में नहीं है। पंडित नेहरू की 3 मूर्ति भवन में रहते थे और उनके निधन के बाद 3 मूर्ति भवन को नेहरू मेमोरियल बना दिया गया था। आज प्रधानमंत्री स्मारक और संग्रहालय और लाइब्रेरी वहां पर बना दिया गया, जो कि अब नए स्वरूप में वहां पर दिखाई पड़ता है। इस स्मारक में पुस्तकों और दुर्लभ अभिलेखों का समृद्ध संग्रह है। यहाँ पे तमाम चीजें हैं, लेकिन ये जो खत है वो अभी वहां से मिसिंग है। 2008 में यूपीए कार्यकाल के दौरान परिवार की प्रतिनिधि के तौर पर सोनिया गांधी ने ये लेटर वापस मंगवाए थे और कहा था कि साहब ये एक तरीके से निजी हैं। 51 बक्सों में भरकर पंडित नेहरू के ये लेटर सोनिया गांधी के पास पहुंचा दिए गए थे। ये यूपीए के सरकार के समय की बात है। एक बार डोनेट किया गया सामान वापस नहीं किया जाता है, फिर भी इन पत्रों को वापस ले लिया गया था, हालांकि जबकि वो संग्रहालय की एक तरीके से संपत्ति थी, बट फिर भी वापस किया गया। उन्हीं पत्रों को वापस पाने के लिए गांधी परिवार से अनुरोध किया जा रहा है कि साहब आप उन पत्रों को लाइए, वापस संग्रहालय में रख दीजिए। पत्रों की वापसी के लिए इसी साल 9 सितंबर को सोनिया गांधी को पत्र लिखा गया, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भी 10 दिसंबर को ताजा पत्र लिखा गया और पत्रों को वापस करने की मांग की गई है। तो ये अपने आप में पूरी खबर है, जिसको लेकर एक तरीके से सियासत तेज हो गई है। अब आगे आपको खबर दिखाएंगे संभल पर किस प्रकार से सियासत आगे बढ़ गई है। पहले वहां पे मंदिर मिला, अब मंदिर के पास के कुएं से मूर्तियां मिली हैं और इस पूरे मामले पर यूपी की विधानसभा में भी संग्राम देखने को मिल रहा है। क्या है पूरी खबर, करेंगे विस्तार से चर्चा छोटे से ब्रेक के बाद।
MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए। उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार आपके हाथ में, कम या ज्यादा घर में या ब्रांच में आपके हाथ में। ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से न्यूज नाइट में। खबरों में आगे बढ़े उससे पहले आपको बताते हैं कि अभी तक किन बड़ी खबरों पर डाली है हमने नजर, अभी तक किन बड़ी खबरों पे हमने सिलसिलेवार तरीके से जिक्र किया है। संविधान पर आर पार, क्योंकि हमने देखा कि इस प्रकार से राज्यसभा में संविधान पर चर्चा हुई, इसके अलावा लोकसभा में क्या कुछ कामकाज हुआ, इसको लेकर भी एक तरीके से वो दिखाई पड़ी खबर पूरी तरीके से। साथ ही साथ नेहरू के पत्रों पर घमासान किस प्रकार से मचा, इसको लेकर भी सियासत तेज हो गई। इन तमाम बड़ी खबरों पर अभी तक हमारी नजर थी। अब अगली खबर की ओर बात करते हैं, वो है यूपी से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश के संभल में मंदिर निकलने की घटना के बाद अब वहां के पास कुएं से हुई खुदाई में मूर्तियां निकली हैं, जिसके बाद यह मुद्दा सियासी रूप से गर्माता जा रहा है। इस मुद्दे पर यूपी विधानसभा में भी आज सपा विधायकों ने प्रदर्शन किया तो सीएम योगी ने सपा को जमकर खरी खोटी सुनाई। इस बीच संभल में 1978 के बाद से खुले मंदिर में पूजा अर्चना भी शुरू हो गई है, तो स्थानीय प्रशासन ने मंदिर और निकली हुई मूर्तियों की एएसआई के माध्यम से जांच कराने की बात कही है। संभल में फिर हुई खुदाई, नई मूर्तियां सामने आईं। संभल पर जारी है घमासान, सड़क से विधानसभा तक संग्राम। संभल में हुई हिंसा और फिर पुराने मंदिर और मूर्तियों के मिलने के बाद यह मामला सियासी तौर पर घमासान का मुद्दा बना हुआ है। यूपी विधानसभा के सत्र के दौरान विपक्ष ने इस मामले पर जमकर हंगामा किया और फिर योगी ने अपने जवाब से विपक्ष की बोलती बंद कर दी। सोमवार को संभल के खग्गूसराय इलाके में 46 वर्षों के बाद खुलवाए गए प्राचीन मंदिर के पास स्थित कुएं से खुदाई शुरू हुई। थोड़ी ही देर में वहां जो मिला, लोग उसे देखकर हैरान हो गए। खुदाई के दौरान निकली मूर्ति से आसपास के इलाके में हलचल मच गई। लोगों का कहना है कि खुदाई के दौरान गणेश जी, लक्ष्मी जी और गौरा पार्वती जी की मूर्ति निकली। ये अभी कुआं खुद रहा था 15 से 20 फीट की गहराई के अंदर ये भी एक मूर्ति निकली है। ये लक्ष्मी जी की है, ये काफी पुरानी है। खुदाई के दौरान जो भी सभी भक्तगण हटे थे और सभी के सामने ही मूर्ति निकली है। इस बीच 46 साल से बंद मिले मंदिर में सोमवार को तीसरे दिन भगवान शिव का जलाभिषेक कर आरती की गई। इसके बाद हनुमान जी की आरती भी की गई। वहीं मंदिर में भक्तों की भीड़ जुटना शुरू हो गई है। प्रशासन का कहना है कि मंदिर की जांच एएसआई से कराई जाएगी और कुएं की भी कार्बन डेटिंग होगी। अभी एएसआई को हमने पत्र लिखा है कूप के बारे में और मंदिर के बारे में। वो जब आएंगे कार्बन डेटिंग होगी, उसके बाद इसका वास्तव में पता चलेगा। इस बीच सोमवार को यह मामला यूपी विधानसभा के सत्र में भी उठा। समाजवादी पार्टी के विधायकों और एमएलसी ने सत्र शुरू होने से पहले संभल हिंसा को लेकर विधानसभा परिसर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष ने इस मामले में हंगामा किया और सरकार पर सवाल खड़े किए, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष की बोलती बंद कर दी और कहा कि आज जो मंदिर निकल रहा है 1978 से, उस मंदिर को इन लोगों ने खुलने नहीं दिया। ये जानते हुए कि सर्वे के बावजूद शहर के अनुसार उसका कोई रूप नहीं बदला जा सकता, मस्जिद को मंदिर नहीं बनाया जा सकता, मंदिर को मस्जिद नहीं बनाया जा सकता, ये उस एक्ट में प्रावधानित है, तो सर्वे का क्या मतलब? जो मंदिर आज निकल रहा है 1978 से, इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को। जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है, जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे? और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। फिर से खोला गया। मंदिर के अंदर शिवलिंग, हनुमान जी की प्रतिमा, नंदी और कार्तिकेय की प्राचीन मूर्तियां मिली। बताया जा रहा है कि ये मंदिर 1978 से बंद पड़ा था और अब 46 साल बाद
श्रद्धालुओं के लिए खुशी झलक पड़ी है। संभल से निशांत राय और लखनऊ से रामेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने खुलासा किया है कि पिछले 10 साल में उन्हें सोनिया गांधी से सिर्फ एक बार ही मिलने का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार ने ही मेरा पॉलिटिकल करियर बनाया और बर्बाद भी किया है, लेकिन मैं अभी भाजपा में नहीं जाऊंगा। उन्होंने एक तरीके से आरोप लगाए और इस आरोप के साथ साथ उन्होंने क्या कुछ कहा आपको बताते हैं। मणिशंकर अय्यर ने कहा कि मेरे जीवन की विडंबना यह है कि मेरा राजनीतिक करियर गांधी परिवार द्वारा शुरू किया गया था और उन्हीं के द्वारा एक तरीके से उसको बर्बाद किया गया, उनके द्वारा बनाया गया और गांधी परिवार द्वारा ही खत्म कर दिया गया है। ये तरीके से अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं मणिशंकर अय्यर, जो कांग्रेस के बड़े नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। वर्षों से गांधी परिवार के प्रमुख सदस्यों के साथ कोई ठोस सीधा संपर्क नहीं हो पाया, यानी कि गांधी परिवार से संवाद नहीं है, इस बात का वो जिक्र कर रहे हैं। 10 वर्षों तक मुझे सोनिया गांधी से आमने सामने मिलने का अवसर अभी तक नहीं दिया गया, यानी कि वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो मुलाकातें नहीं हो रही हैं। मुझे राहुल गांधी के साथ समय बिताने का एक बार अवसर को छोड़कर एक बार भी मौका नहीं दिया गया है ताकि मैं उनसे मुलाकात कर सकूं, बात कर सकूं। मैंने प्रियंका के साथ 1 या 2 बार को छोड़कर उनसे भी मुलाकात नहीं हुई है, यानी कि वो गांधी परिवार उनसे अपनी तरीके से दूरी बना रहा है। जब पार्टी से निलंबित किया गया था तब राहुल गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए उन्होंने एक तरीके से संपर्क करने की कोशिश की थी। वायनाड के सांसद पर निर्भर रहना पड़ता था। एक तरीके से उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि वायनाड के सांसद राहुल गांधी थे, उन पर एक तरीके से उनकी निर्भरता होती थी। यदि प्रणब मुखर्जी प्रधानमंत्री होते तो कांग्रेस 2014 के लोकसभा चुनाव में बुरी तरीके से हारती, ये इस बात का वो जिक्र कर रहे हैं। चुनाव में पार्टी अध्यक्ष और प्रधानमंत्री एक्टिव नहीं थे। ये 2014 के चुनाव के समय की बात कर रहे हैं कि पार्टी अध्यक्ष और जो प्रधानमंत्री थे यानी मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी एक्टिव नहीं थे। ऐसी स्थिति में प्रणब मुखर्जी बखूबी संभाल सकते थे कमान, कांग्रेस के कमान की वो जिक्र कर रहे हैं, तो इस बात का वो जिक्र कर रहे थे। मणिशंकर अय्यर का दर्द इस बात को लेकर था कि उनको 10 वर्षों से एक तरीके से कांग्रेस से किनारे कर दिया गया है और वो 2014 के चुनाव के समय की स्थिति को कह रहे हैं कि ना उस वक्त प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और ना ही सोनिया गांधी एक्टिव थे और एक तरीके से 2012 में अगर प्रणब मुखर्जी को प्रधानमंत्री की कमान सौंपकर डॉक्टर मनमोहन सिंह को राष्ट्रपति उस वक्त बना दिया जाता तो 2014 का चुनाव कांग्रेस नहीं हारती और वो जीत जाती है और बीजेपी को एक तरीके से आने का मौका नहीं मिलता। ये बात उन्होंने अपनी किताब के माध्यम से रखी है, लेकिन दर्द इस बात को लेकर झलकता है कि कैसे गांधी परिवार ने उनका करियर बनाया और वही करियर उन्हीं गांधी परिवार के माध्यम से खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रदूषण से जुड़ी खबर को लेकर। देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में ग्रेप का 3रा चरण लागू कर दिया गया है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की उप समिति ने यह फैसला लिया है कि आखिर ग्रेप 3 एक तरीके से फिर से लागू हो गया और दिल्ली में ग्रेप 3 के क्या नियम एक तरीके से हैं इसका हम जिक्र करते हैं। VS3 पेट्रोल और VS4 डीजल वाहनों के इस्तेमाल पर रोक लगेगी, यानी कि जो भी निजी वाहन होते हैं VS3 और VS4 पेट्रोल और डीजल इस पर एक तरीके से प्रतिबंध होगा। बिल्डर प्रोजेक्ट, सड़क निर्माण और अन्य निर्माण परियोजनाओं पर भी पूरी तरीके से रोक रहेगी। साथ ही साथ एयरपोर्ट, अस्पताल, एलिवेटेड रोड और STP प्लांट परियोजनाओं को छोड़कर सभी जगह पर निर्माण कार्य बंद रहेंगे। ग्रेप 3 की बंदिशें लागू रहेंगी। AQI 401 से 450 के बीच होने पर 3रा चरण लागू होता है और उसी स्थिति में इस वक्त दिल्ली NCR की हवा पहुंची हुई है। हर दिन सड़कों की सफाई की जाती है, पानी का छिड़काव किया जाता है, लेकिन बावजूद उसके स्थिति इस प्रकार से दिखाई नहीं पड़ती है और प्रदूषण की स्थिति लगातार बनी हुई है। नियमित रूप से पानी का छिड़काव भी जरूरी होता है, हालांकि स्थिति बेहद गंभीर स्थिति में बनी रहती है। निर्माण और विध्वंस से निकलने वाले धूल और मलबे का सही तरीके से निष्पादन भी जरूरी होता है। इस कदम को भी उठाने की जरूरत होती है। इस बात की बंदिशें होती हैं तो ग्रेप 3 एक तरीके से दिल्ली NCR में लागू हो गया। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आज प्रदूषण पर सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने कई टिप्पणियां की हैं। उसने इस बात का भी जिक्र किया कि किस प्रकार से सिर्फ दिल्ली NCR ही नहीं बल्कि देश भर में इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रदूषण के मसले पर सुनवाई सिर्फ दिल्ली NCR को लेकर सीमित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देश भर में जहां ये दिक्कत है उसके लिए समाधान करने चाहिए। कोर्ट देश भर में प्रदूषण को लेकर सुनवाई करेगा, इस बात को एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। उसने कहा कि साहब ये दिल्ली NCR ही नहीं, देश के तमाम जगहों पर अगर स्थिति खराब है तो बात होनी चाहिए। प्रदूषण देशव्यापी समस्या है, लिहाजा हम इस सुनवाई का दायरा बढ़ा रहे हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार से देश के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों के बारे में जानकारी मांगी है और यह जानकारी अब केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को देता नजर आएगा। सरकार से पूछा कि क्या दिल्ली NCR की तर्ज पर देश के अन्य जो शहर हैं वहां पर भी जो
क्वालिटी कंट्रोल की पूरी व्यवस्था है, प्रदूषित शहर हैं, उनमें एयर क्वालिटी के मैनेजमेंट कमीशन जैसी व्यवस्थाएं की जा सकती है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में तो ऐसी व्यवस्था है, लेकिन बाकी शहरों में अभी फिलहाल नहीं है। क्या वहां की जा सकती है? गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है इसलिए कोर्ट सिर्फ चिंता दिल्ली के प्रदूषण को लेकर कर रहा है, ये बात कोर्ट ने कही है। दिल्ली में कूड़ा जलाने की घटनाओं और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का ब्यौरा न देने पर भी नाराजगी सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर की है। अगली सुनवाई के दौरान दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को वीसी के जरिए पेश होने का आदेश भी आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो यह महत्वपूर्ण एक तरीके से प्रदूषण पर सख्ती दिखाई पड़ रही है सुप्रीम कोर्ट की। 11 नवंबर के आदेश के मुताबिक हलफनामा दायर नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है और निश्चित तौर से इस दिशा में क्या कदम होने चाहिए उसकी बात हुई है। जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अदालत की अवमानना की तरह कार्रवाई शुरू होगी, यानी सख्त संदेश भी यहां पर देता हुआ सुप्रीम कोर्ट नजर आ रहा है। कुछ और महत्वपूर्ण खबरें होंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। अनुभव कीजिए शुद्ध MDH बादाम रोगन का प्यार। सेहत बनके रग में दौड़े, त्वचा में समाए, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटीड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्युटी प्लान्स विद एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC हर पल आपके साथ। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है, लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक के बाद अब खबर अर्थ जगत से जुड़ी हुई। नवंबर महीने के लिए आयात निर्यात के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। वाणिज्य मंत्रालय ने भरोसा जताया है कि भारत इस साल के लिए $800 अरब के निर्यात के लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेगा, क्योंकि आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। आयात निर्यात के आंकड़ों के लिहाज से बात की जाए तो वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत का निर्यात बढ़ा है। इस दिशा में नवंबर महीने के लिहाज से अगर बात की जा रही है, नवंबर महीने में कुल निर्यात 67.79 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। तो ये बढ़ते हुए आंकड़े को दिखाता है कि भारत इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। सर्विस सेक्टर एक्सपोर्ट 35.67 अरब डॉलर रहा है, जो कि अपने आप में दिखाता है कि सर्विस सेक्टर में भी क्या एक तरीके से स्थिति रही है। अप्रैल से नवंबर के बीच निर्यात 7.6% बढ़ा है। अगर अप्रैल से नवंबर की बात की जाए तो लगभग 7.5% से ज्यादा बढ़ा है। अप्रैल नवंबर अवधि में सर्विस एक्सपोर्ट 14.5% की इसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो अपने आप में एक सिग्निफिकेंट नंबर के तौर पर कहा जा सकता है। अप्रैल से नवंबर के बीच के अगर लिहाज से अगर बात की जाए तो वहीं आयात निर्यात के आंकड़ों पर हमारे सहयोगी संवाददाता अजय मिश्र की इस रिपोर्ट को भी देखिए। वो भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि कैसे नवंबर महीने में आयात और निर्यात के जो आंकड़ों में बदलाव आया है, भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी से पहिया घुमाता नजर आ रहा है। क्या कुछ हमारे सहयोगी बता रहे हैं, अजय मिश्र देखिए इस रिपोर्ट को। नवंबर महीने के लिए आयात और निर्यात के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं और खुशखबरी ये है कि कॉमर्स मिनिस्ट्री में सचिव सुनील बार्थवाल ने ये भरोसा जताया है कि देश में जो एक्सपोर्ट का टारगेट रखा गया है इस साल के लिए $800 अरब का, उसको बहुत ही कंफर्टेबली क्रॉस कर लिया जाएगा। नवंबर की बात करें तो $67 बिलियन का ओवरऑल एक्सपोर्ट हुआ है, जिसमें सर्विसेज एक्सपोर्ट की ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है, जो $36 बिलियन के आसपास रही है। ओवरऑल ट्रेंड ये दिखाता है कि मर्चेंडाइज और सर्विसेज दोनों ही सेक्टर में भारत का एक्सपोर्ट्स परफॉर्मेंस वर्ल्ड के एवरेज से बेहतर रहा है।
खास बात यह है कि इंपोर्ट के नंबर्स में भी तेज़ी आई है और जो ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा उसमें भी बढ़ोतरी आई है। लेकिन वाणिज्य मंत्रालय का ये कहना है कि चूंकि भारत 7% से ज़्यादा की दर से विकास कर रहा है, इसलिए जो इंपोर्ट की डिमांड है वो भी ज़्यादा बढ़ रही है। और जब तक एक्सपोर्ट्स में तेज़ी दिखाई दे रही है, इंपोर्ट्स में तेज़ी चिंता का विषय नहीं है। भारत ने 20 देशों की पहचान की है, साथ ही साथ 6 मर्चेंडाइज सेक्टर्स और 6 सर्विसेज सेक्टर्स की पहचान की है, जिसको एक्सपोर्ट्स के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। और उम्मीद जताई जा रही है कि भारत और यूके के बीच में जो ट्रेड नेगोशिएशंस होने जा रहे हैं वो जनवरी के महीने में शुरू किए जा सकते हैं। कैमरा पर्सन शंभुनाथ मिश्रा के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो आपने देखा कि अर्थ जगत के मोर्चे पर किस तरीके से तेजी से बढ़ते हुए कदम दिखाई पड़ा। फिलहाल यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। क्या बात है, बहुत सही लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह। फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे, और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और न्यूज़ नाइट के अंत में आपको छोड़ जाते हैं कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ फटाफट अंदाज में। आप देखिए इन खबरों को, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 7वें रक्षा संपदा दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम को संबोधित किया। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने सटीक तरीके से रक्षा भूमि के रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए राष्ट्रीय रक्षा संपदा सेवा की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 दिसंबर को राजस्थान की यात्रा करेंगे। पीएम मोदी प्रदेश सरकार के 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे 46,300 करोड़ रुपए से अधिक की 24 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में पूर्व नक्सलियों के साथ संवाद किया। संवाद के दौरान आत्मसमर्पण कर चुके नक्सलियों ने बताया कि माओवादी नेता शादी करने की इच्छा रखने वाले कैडरों की जबरन नसबंदी करवाते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में NCERT के ऑडिटोरियम भवन का भूमि पूजन किया। इसके अलावा NCERT की किताबें छात्रों के घरों तक पहुंचाने के उद्देश्य से NCERT और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी हुआ। विज्ञान और विरासत अनुसंधान पहल के 5 साल पूरे होने पर नई दिल्ली में विचार मंथन सत्र का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने श्री कार्यक्रम पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में मंत्रालय ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जरिए सांस्कृतिक धरोहरों को सहेजने के व्यापक प्रयास किए हैं। छत्तीसगढ़ के बालोद में एक भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना रविवार देर रात की है। दरअसल घटना उस वक्त हुई जब कार में सवार सभी लोग एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होकर वापस लौट रहे थे।